नमस्कार। बड़ी खबर पर सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। नीट को लेकर और खासकर सीबीएसई को लेकर एक अलग तरीके की राजनीति हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए। मुद्दा वाकई बहुत ज्यादा गंभीर है। छात्रों का जीवन इसी पर टिका हुआ होता है, उनके अरमान इसी पर टिके हुए होते हैं और खासकर उनके जो अभिभावक हैं उनका भी दिल टूटता है अगर कोई पेपर लीक होता है। लेकिन छात्रों के आंसुओं पर कुछ लोग राजनीति भी कर रहे हैं। उस राजनीति को जरा आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज मैंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से खास बातचीत की है। पहले जरा उस इंटरव्यू को देखते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे राज पर से पर्दा उठाया है और किस तरह से एक्शन मोड में सरकार है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। अफवाहों पर ध्यान ना देने की भी बात कही और खासकर ये भी कहा कि कुछ लोग छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, उससे हमें बचना चाहिए। चलिए जरा वो इंटरव्यू देखते हैं और उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। नमस्कार। हम लगातार देख रहे हैं कि छात्रों की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, लेकिन सवाल मन में कुछ उठ रहे हैं और ये कि क्या छात्रों के, हमारे युवाओं के आंसुओं पर भी राजनीति हो रही है? क्योंकि सरकार तो फुल एक्शन मोड में है और एक एक बच्चे के साथ अगर कुछ गलती हुई है या कुछ गुनाह हुआ है तो उन सबको, दोषियों को पकड़ने की भी पूरी कवायद चल रही है। लेकिन वो कौन लोग हैं जो आखिर इस पर राजनीति कर रहे हैं? हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं, शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो छात्रों के नाम पर ये सब चल रहा है, आप उन छात्रों को, उनके परिवारजनों को क्या कहना चाहेंगे? जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। उसकी हमारी दायित्व है। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं और विशेष करके छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है, हमारी ट्रस्ट को ब्रीच किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं की हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हमने इसीलिए गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए, क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने कठोर निर्णय लिया है। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास है। धर्मेंद्र जी, हमने देखा कि पीएमओ भी फुल एक्शन मोड में है। आप लगातार बैठ के कर रहे हैं, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ भी सब कुछ चल रहा है, फिर भी इतनी राजनीति क्यों हो रही है? ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही क्या? देखिए, हमारी होल ऑफ गवर्नमेंट की अप्रोच में माननीय प्रधानमंत्री जी से लेके नीचे इकाई तक हम सब लोग एकजुट होकर, हमारी एक डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी इज पारामाउंट, अकाउंटेबिलिटी इज उत्तरदायित्व सर्वोपरि है। हमारी उत्तरदायित्व है निर्भुल और सटीक परीक्षा होना। बाकी मैं फिर कहूँगा, मैं कम से कम उसमें राजनीतिक तत्व, मैंने आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सभी को जो हमको आलोचना करते हैं, हमारी नाकामी गिनाते हैं, उन सारे विषयों को मैं आदर करता हूँ। लेकिन हम ऐसा कुछ ना करें कि बच्चों के मन में कन्फ्यूजन बढ़े, बच्चों के मन में तनाव बढ़े। राजनीतिक पॉइंट स्कोर करने के लिए समय आगे भी है। धर्मेंद्र जी, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं तो सब आप ही के मुंह से सुनना चाहते हैं कि हुआ क्या, और खासकर अब आगे परिंदा भी पर ना मार पाए उसके लिए क्या है? ठीक है, उसकी एक फुल प्रूफ व्यवस्था हमने पिछले बार भी किया था। पिछले बार भी एक दो जगह पे ब्रीच हुई, विशेष करके जो क्वेश्चन सेट हुई उसकी ट्रांसलेशन हुई। जो हमारी यूजुअली एक इंटरनल सिस्टम था उसमें इस बार ब्रीच हुई। हमने सीबीआई को तुरंत उस काम को सौंपा है। सीबीआई उस पूरा नेट की पर्दाफाश कर रहा है। प्रतिदिन सीबीआई एक एक कदम आगे बढ़ के, हमने सीबीआई से अपेक्षा रखा है और हमारे पूरा भरोसा है सीबीआई उस काम को लॉजिकल एंड तक ले जाएगी। उसकी तह तक जाके उनको पकड़ना और उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डे टू डे ट्रायल करके उनको एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देना, ये इस बार की प्रायोरिटी है। उस काम पे सीबीआई अपना काम बढ़ा रहा है। मैंने गृह मंत्री जी को अनुरोध किया है कि इसकी एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में आप सोचें। सीबीआई तो स्पेशल कोर्ट है ही, लेकिन इसको नित्य दिन ट्रायल को लोगों को जो गुनहगार निकाल लिया है लगभग सीबीआई ने,
इसलिए वो एक काम हो रहा है, उसमें उसमें से दोषी को दंड देने का काम किया जा रहा है। लेकिन परीक्षा प्रोसेस को फिर एक बार रीट्रैक में लाने के लिए प्रश्न पत्र की तैयारी, छपाई, उसको सुचारू रूप पे परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा सुचारू रूप पे हो जाना, फिर उसको प्रश्न पत्र को लौटा के दिल्ली तक ले आना, ये जो पूरा चेन ऑफ कमांड है, ये एक रोबस्ट स्ट्रक्चर कमांड है। इसमें कोई भी ब्रिज हो, ये कंप्रोमाइज ना हो, इसके हमारी दायित्व बनती है। रक्षा मंत्री भी बैठकों में हैं, मैंने देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। इसका मतलब कि कुछ एक ऐसा एक्शन है कि आर्मी को इसमें कुछ नहीं, आर्मी की कंफ्यूजन मत करें। कंफ्यूजन है ना ये? हाँ, देखिए, हमने कल रक्षा मंत्री जी को मिलके, हम और हमारे सहयोगी जो इस काम को पोस्टल डिपार्टमेंट इस कोरियर की काम को करता है, रक्षा मंत्री जी के साथ हम दोनों गए थे, ज्योतिरादित्य जी और हम, कि इस बार की जो ट्रांसपोर्टेशन की दायित्व एयरफोर्स करना चाहिए। ये होता था नॉर्मल रूट में, कहीं जगह पे नॉर्मल एविएशन पे होता था, एविएशन रूट पे होता था, कई जगह पे बाय ऑन रोड होता था। हमें संभावनाओं को, चैलेंज की संभावनाओं को, कॉम्प्रोमाइज़ की संभावनाओं को मिनिमाइज करने के लिए, जीरो करने के लिए हमने एयरफोर्स की मदद ली। एयरफोर्स की एक हमारा देश में एक बड़ा ताकत रखता है, उसी के लिए हम लोग कल मिले थे। अच्छा, अब नीट के बाद सीबीएसई 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ धरने पर बैठे हैं, उनको भी कुछ शंकाएं हैं कि हमारे साथ भी कुछ गलत हुआ है, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक तथ्य आपके सामने रखता हूँ। 17 लाख बच्चे सीबीएसई में 12वीं की परीक्षा दिए, 98 लाख आंसर शीट उनके हाथ में लिखा गया है। हर एक साल वो जो आंसर शीट को उसी जोन में, जो जोन है सीबीएसई, उस जोन में उनको इन पर्सन इवैल्यूएशन होता था। उसके ऊपर भी कोई विद्यार्थी के मन में शंका होती थी कि नहीं, मेरे को कम नंबर मिला, मेरे को सही से नहीं मिला, तो अपना पेपर को रीवैल्यूएशन करने के लिए डिजिटली अप्लाई करता था। फिर उसको डिजिटली उसकी कॉपी उसको उपलब्ध करवाया जाता था, वो उसको पढ़ के अपना जो प्रश्न पूछने का अधिकार है, उसको प्रश्न भी डिजिटली पूछता था। इस बार सीबीएसई ने एक कदम आगे किया। जो समीक्षा होती थी, जो प्रश्न पत्र का वैल्यूएशन होती थी, जो मैनुअली होती थी, उसको उन्होंने डिजिटली ऑन स्क्रीन करने की व्यवस्था किया। ऑन स्क्रीन एक आधुनिक व्यवस्था है, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था है। अभी भी जो पद्धति में होती थी, पुराने पद्धति में, उसमें भी बच्चों की बहुत प्रश्न रहती थी कि मेरे प्रश्न को अनदेखा किया गया, उत्तर को अनदेखा किया गया, मेरे को सही मार्क नहीं मिला। लेकिन इसमें से इसको सहजता लाने के लिए ऑनस्क्रीन एक ग्लोबल मॉडल हुआ है। भारत में अनेक इंस्टीट्यूशन उसको यूज़ कर रहे हैं। इसको इस बार सीबीएसई ने पहली बार व्यापकता से अपनाया है। अभी सीबीएसई ने कहा कि भाई, इस जिनके मन में, जो पहले भी होते थे, जिनके मन में शंका है, वो आके सीबीएसई को अप्रोच कर सकते हो फी दे के। फी पहले ज़्यादा था, इस बार फी को घटाया गया और उसमें 17 लाख में से 13 लाख विद्यार्थी का कोई इशू ही नहीं है, वो आए ही नहीं, वो सेटिस्फाइड होते हैं। लगभग 75-80% लोग कॉन्टेंट है। 4 लाख बच्चे आए अपने प्रश्नों को लेके, भाई हमको क्वेश्चन पेपर हमारा दो, उत्तर पेपर हमारा दो। अनुमान है सभी लोगों के मन में शायद ये शंका नहीं होगी। जो लोग लौट के आएंगे, पहले 1-1.5 लाख लोग लौट के आते थे, मेरे प्रश्न को सुधारो, उत्तर को सुधारो। इस बार भी जितने लोग आएंगे, उनको हमारा दायित्व बनता है उनको संतुष्टि की। अगर उनका मार्क घटा है, उनको बढ़ाया जाएगा तो उनको पैसा रिटर्न किया जाएगा। मार्क यथास्थिति है या और कुछ समस्या है, उनको दिखा दिया जाएगा। इसको करते करते 2 गड़बड़ी हुई, 2 ग्लिच हुई कि उसमें से जो लोग आए, दोबारा लौट के रिवैल्यूएशन के लिए, प्रश्न पत्र मांगने के लिए थोड़ा ज़्यादा संख्या में आए। ज़्यादा संख्या में आने का जो प्लेटफॉर्म बनी थी सीबीएसई की, वो थोड़ा ग्लिच हो गया, उसमें थोड़ा लोड बियरिंग उसकी चैलेंज हो गया। और थोड़ा उसकी जो पेमेंट गेटवे की जो व्यवस्था की गई थी जिस बैंकों से, उसमें भी थोड़ा एरर आई। इसके लिए 4 दिन में थोड़ा कमोशन हुआ, ओहो हुआ। इसको सुधारने के लिए मैं कल खुद भी गया था सीबीएसई ऑफिस में। सीबीएसई उस काम पे पूरा जुटी है। हमने एक बैंक के बदले 4 पब्लिक सेक्टर बैंक को इन्वॉल्व किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कानारा बैंक, चारों की पेमेंट गेटवे अभी रिवैल्यूएशन के लिए जो बच्चे आएंगे उनके लिए उपलब्ध रहेगा। एक के बदले 4 रहेगा, एक फेल होगा तो दूसरा काम आ जाएगा। सारे प्रकार की पेमेंट की माध्यम, जो यूपीआई से लेके क्रेडिट कार्ड तक,
सभी प्रकार की पेमेंट, छात्रों को एक भी पैसा उसमें अधिक नहीं लगेगा, ये व्यवस्था की गई। हमने एक आईआईटी को इन्वॉल्व करते हुए एक अच्छा हाई पावर्ड कमेटी बनाई, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास को इन्वॉल्व करते हुए। दोनों की डायरेक्टर लेवल की लीडरशिप आके बैठा है सीबीएसई में। इसकी टेक्नोलॉजी रोबस्टनेस कैसे बढ़े, माई गॉव की चीफ टेक्निकल ऑफिसर को भी इस काम पे दिया गया है। भारत सरकार की शार्टीन, I4C, IB, CBI, जितने सारे हमारी टेक्नोलॉजी सर्वेलेंस सिस्टम है, सबको इस सीबीएसई पोर्टल को ठीक करने में काम पे लगाया गया है। हमारी पूरा विश्वास है, ये इसका पूरा अभी सुबह भी मैंने पूछा, उस रिवैल्यूएशन पोर्टल की 99% प्रस्तुति हो गई है, लेकिन हम उसको जीरो एरर फ्री करने के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी किसी के हाथ में कभी कभी रहती नहीं है, लेकिन एकदम निर्भुलता है, इसके लिए हम लोगों ने इसको 1-2 दिन और लेंगे। पूरा निर्भुलता के साथ 1-2 दिनों में हम समाज के सामने जाएंगे कि भाई इसमें अभी आप अप्लाई करो। जब अप्लाई स्मूथ हो जाएगा, मेरे ख्याल से जिनकी नंबर बढ़ना होगा बढ़ जाएगा, जिनके नंबर जो है उसको अगर दिख जाएगा तो संतुष्टि हो जाएगी। धर्मेंद्र जी, सरकार तो फिर इसका मतलब एक एक चीज़, एक एक कोने पर जा कर बात कर रही है। आप जिस तरह से बता रहे हैं, पूरा गलती भी मान रहे हैं, छात्रों से लगातार उन संपर्क कर रहे हैं, आपको लग रहा है ज़बरदस्ती टारगेट किया जा रहा है? देखिए, कुछ लोगों को हम क्या समझा पाएंगे, कोई जिम्मेवार खुद नहीं होगा। हम सब अभिभावक हैं, बच्चे हम सभी के, ये कोई बच्चे पार्टी से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। हमारी सभी की दायित्व बच्चों को इससे बाहर रखना। राजनीति करने के लिए पर्याप्त अवसर है, संसद बैठेगी, उसमें से आप प्रश्न उठा सकते हो, बाहर अनेक प्रश्न उठा सकते हो, लेकिन बच्चों को जिस विषय पे तनाव बढ़ेगा, इसमें से कुछ ऐसा हम ना करें, ये मेरे सभी को अपील है। मैं जब मुझे था कि आपका इंटरव्यू करना है, तो मैं थोड़ा सा पुरानी सरकारों का भी देख रही थी। मुझे तो शौक लगा ये देख करके कि यूपीए के सरकार के समय में अगर इतिहास हम देखें, 2011, 2010, 2012 लगातार हर साल एम्स का परीक्षा हो या एआई की परीक्षा हो, एनटीए, मतलब तमाम परीक्षाओं में इसी तरह से होता रहता था। कोई सिस्टम भी दिखाई नहीं देता था, एक तरीके से पूरा माफिया वो चल रहा था, सिंडिकेट। तो मतलब ये क्या चल रहा है कि अब ऐसा दिखाया जा रहा है कि सब कुछ अभी हो रहा है, इससे पहले कभी हुआ ही नहीं? देखिए, कुछ लोग जानबूझ के इतिहास को अनदेखा करना चाहते हैं, लेकिन इतिहास भविष्य के लिए दर्पण के रूप में काम करता है। मैं इसलिए मैंने शुरू में कहा कि मेरे अभी दायित्व है नीट ठीक से हो जाए, सीबीएसई के बच्चों के रिजल्ट ठीक से कंप्लीट हो, जो बच्चों की मन में शंका है कि मेरे नंबर और बढ़ सकता है, उसको पारदर्शी तरीके से उस 4 लाख बच्चे जो अप्लाई किए हैं, उनमें से जितने बच्चे आएंगे रिवैल्यूएशन के लिए, उनको एक एक व्यक्ति को निर्भुलता के साथ पहुंचाना हमारा दायित्व है। कि जो तथ्य आप सब कह रहे हो, ये तो सब इतिहास का हिस्सा है जी, लेकिन ये लोगों को पता लगना चाहिए ना, लोग तो मतलब ये समझ रहे हैं सब कुछ अभी हो रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप में इसमें से थोड़ा खुद को रिस्ट्रेन करना चाहता हूँ। इसमें कहने के लिए अनेक है, लेकिन मैं उसको रिस्ट्रेन हो रहा हूँ कहने के लिए। मेरे प्रायोरिटी स्टूडेंट है, मेरे प्रायोरिटी उनकी अभिभावक है, मेरे प्रायोरिटी गांव में रहने वाला बच्चा है जो सीबीएसई की एग्जामिनेशन 12वीं देके इंतजार कर रहा है, जो सीयूईटी की, जो जेई की, जो अन्य पढ़ाई में जाने के लिए तैयारी कर रहा है, जो नीट की परीक्षा दोबारा देने के लिए तैयारी कर रहा है। मेरा दायित्व उन्हीं के साथ है। नहीं, लेकिन धर्मेंद्र जी, राहुल गांधी तो एलओपी है ना। अगर वो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप मुझे कुछ भी कहते रहें, लेकिन मैं इस मुद्दे को उठाता रहूँगा, जेनजी के बीच जाकर वो इसी मुद्दे को सबसे बड़ा हाइप दे रहे हैं, तो राहुल गांधी को तो जवाब देना बनता है। देखिए, राहुल गांधी एक गैर जिम्मेवार व्यक्ति है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। उनकी उम्र बढ़ने के साथ, उनकी भूमिका बढ़ने के साथ देश उनसे जो गंभीरता की अपेक्षा करता है, उनकी एक भूमिका, वो नेता प्रतिपक्ष है, हम उनको आदर करना पड़ेगा, अभी भी हम आदर करते हैं, लेकिन वो बताए, प्रश्न उठाना एक विषय है, ठीक है, हमने दायित्व लिया, हमसे जो चूक हुई हम तो उससे भागे नहीं, लेकिन आपकी सोल्यूशन क्या है? आप खुद की गिरबान में झांको। उन्होंने काले कंपनी के नाम लिया, वो कंपनी की प्रक्रिया को हमने बताया, उसके ऊपर भी कुछ प्रश्न आ रहा है, उसको भी मैंने कल भी कहा था, कोई भी विषय पे कुछ भी संदेह आती है, कुछ प्रश्न आते हैं, उसको सरकार खुले मन पे, ओपन माइंड पे उसको चर्चा करेगी, उसकी इंक्वायरी भी करेगी। इसमें जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी कितना बड़ा व्यक्ति हो, या हम उसको एंड तक लेके जाएंगे। जैसे हमने सीबीआई की इंक्वायरी के बारे में कहा, इसमें भी हमने इसे कहा, लेकिन उस कंपनी को आप ही की दल की शासित राज्यों ने काम दिया, वो सही है। सीबीएसई ने उसको एक प्रोसेस के माध्यम से, सर थोड़ा बताएंगे क्या? कर्नाटक ने किया है, तेलंगाना ने किया है, अनेक राज्यों ने किया है,
इसलिए ये तो एक कंपनी की टेक्नोलॉजी परफॉर्मेंस के ऊपर वो टेंडर पे आता है। उसी हिसाब से सीबीएसई ने भी लिया। क्या उसकी कुछ और भी विषय है, मैं फिर कह रहा हूँ, और भी कुछ विषय है, उसको भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जी एक तथ्य विहीन आरोप लगाने की वो उनको एक व्याधि हो चुकी है। नहीं, लेकिन तथ्य विहीन है तो आपको लगता है सरकार जवाब नहीं दे रही है ठीक से राहुल गांधी मैं को? तो या जवाब तमाम- दिया। हाँ। देखो वो असभ्यता करे, मेरे संस्कार में मैं क्यों असभ्यता करूं? मैंने बार बार कहा, मेरे प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं। उनकी प्रायोरिटी देश में अस्थिरता करना, देश में गुमराह करना, देश को देश में भ्रम फैलाना, इसलिए देश उनको उसी जगह पे रखा है। धर्मेंद्र जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि पुरानी सरकारों के समय कोई कानून भी नहीं बना था, इस सरकार ने तो कानून भी बनाया। क्योंकि आम जनता अब ये जानना चाहती है, क्योंकि ये स्टेप्स जो लिए गए हैं थोड़ा सा आप वो बता दीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे वो माफिया को कंट्रोल करना हो, जो पेपर लीक माफिया था, या तमाम चीज़ें हों, सरकार पूरी तरह से सशक्त होकर कानून भी बनाया। देखिए हमारी प्रतिदिन इसकी जो चुनौती बढ़ते जा रहा है, पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, साइबर वाल नहीं था, साइबर वाल बढ़ता है तो साइबर हैकिंग की भी बात बढ़ती है। सरकार इसके लिए अनेकों कानून लेके आया है, अनेकों कानून। साइबर वाल को कैसे रेशनलाइज करना, पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हुए कोई उसको डिसरप्ट करता उसके ऊपर दंड कैसे करना। मैंने अभी कहा कि सरकार हमने इसको फास्ट ट्रैक ट्रायल करने के लिए बात कह रहे हैं। सीबीआई कम समय में सभी को तह तक जाके राउंड अप करने के काम किया है। हमने ये भी एश्योरेंस करे कि इसमें से इस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया में सीबीएसई अपना है उसमें भी कोई सुधार होने की आवश्यकता है, उसको भी सुधारेंगे। सरकार कानून बनाई है, कानून को अडहियर कर रहा है। मैं इतिहास की द्वाही देके आपके समय में ऐसे हुई थी, इसीलिए क्या हो गया, मैं उस मत में नहीं हूँ। सही है। आपका पाप आपका, मेरे से गलती ना हो। मेरे इंटेंशन, मेरे नेतृत्व की कोई इंटेंशन नहीं है कि हम बच्चों को कोई दिक्कत दे। आपकी भाषा आप बोलो, हम सारे कानूनों को बनाए भी हैं और भी प्रोग्रेसिव कानून को बनाना पड़े तो, जैसे अभी ध्यान में आ रहा है कि एक दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस प्रकार की अफवाह को बढ़ाने में काम करें। मैंने मेठी विभाग में अनुरोध किया है, ये जो टेलीग्राम करके जो इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे देश में स्पेकुलेटिव भ्रांति फैलाने में एक प्रमुख संस्था बन गया है। उसके ऊपर सोचने की आवश्यकता है। हमारे सारे सिक्योरिटी एजेंसी उनको बुलाए थे, मैं भी उस मीटिंग में था, आईबी वाले भी थे, हमारे सीबीआई वाले भी थे, हमारे शार्टिन थे, I4C वाले थे, मेटी के अधिकारी थे। उन सबको बुला के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अनुरोध किया कि देखो आप सरकार में, हमारे देश में काम करना है तो अफवाह मत फैलाओ। यही देखो आप गलत तथ्य दे रहे हो, आपके हाथ में दिखाया गया। इसमें ये नई टेलीग्राम हमारे एक नई चुनौती आ गया है, उसको संभालना पड़ेगा। क्योंकि पहले ये सब नहीं था तो पता नहीं लगता था। ये सारे सरकार कोई कानून बन गया और आगे कानून नहीं बनेगा ऐसा नहीं। हम समय के हिसाब से जो जो आवश्यकता होगी उसको हम बदलते रहेंगे। 21 जून के लिए खास करके क्या तैयारी है, मतलब भरोसा आप अब उनको क्या देना चाहेंगे? देखिए 21 जून को परीक्षा को पारदर्शी तरीके से निर्भुल हो, उसीलिए भारत सरकार की सभी स्टेक होल्डर, सारे विभाग, सभी राज्य सरकार, सभी जिले के अधिकारी, सब डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी, सब लोग मिलके एक भारत के एक प्रमुख समूह करके, हमारे बच्चे सभी के हैं, सभी राज्यों के हैं, सभी जिले के, सभी गांव के हैं, इनको एक अकाउंटेबल परीक्षा करवाना, रिस्पॉन्सिबल परीक्षा करना, ये हमारी दायित्व है। मैं सारे कामों में प्रतिदिन उसमें से काम पे लगा हूँ, सभी लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। बतौर शिक्षा मंत्री आप छात्रों से क्या कहना चाहेंगे? जो अफवाहें फैल रही हैं, छात्रों के आंसुओं पर राजनीति हो रही है, थोड़ा सा आप छात्रों से रूबरू हो रहे हैं। मैं देश की जो नीट की परीक्षार्थी हैं, जो दिक्कत आपको हुई है उसके लिए मैं आप सबसे खेद प्रकट कर रहा हूँ, आप सबके सामने खेद प्रकट कर रहा हूँ। ऐसे दोबारा ना हो, ये हमारी दायित्व है। सरकार की सभी घटक उसमें से इकट्ठा आके, स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी आपके प्रति संवेदनशील है, रोज़ उन्होंने चिंता प्रकट कर रहा है कि छोटे छोटे विषय में खुद ध्यान दे रहे हैं। सरकार की सभी प्रमुख स्टेक होल्डर उस काम पे लगे हैं। हमने सभी राज्य सरकारों को उसमें से जोड़ कर रखा है। मैंने स्वयं सभी माननीय मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा है, उनकी इन्वॉल्वमेंट चाहा, अनेकों ने दायित्व भी लिया है। ये सिलसिला आने वाले दिनों में जिला और उपजिला तक जाएगा। हम सभी आपके अभिभावक के नाते, एक प्रजातंत्र में आपकी जिम्मेवारी सेवक के नाते हम उस काम पे लगे हैं। आप निश्चित होकर पढ़ाई में लगे, कोई अफवाह में ना जाए, किसी की गुमराह की करने वाले कामों पे भ्रमित ना हो। आप भरोसा रखें, हम आपको एक अच्छा परीक्षा व्यवस्था करके उपलब्ध कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान जी। तो सीधे तौर पर छात्रों से रूबरू हुए धर्मेंद्र जी और
बतौर शिक्षा मंत्री देखिए उनका एक तरीके से कितना खेद भी वो प्रकट कर रहे हैं और साथ में पूरी जिम्मेवारी ले रहे हैं। तो ये छात्रों को देखना चाहिए कि आपके ऊपर अगर कोई राजनीति कर रहा है तो उसमें ना जाएं, अफवाहों पर ध्यान ना दें, सीधे अब अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। और इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, शिक्षा मंत्री ने तो बता दिया कि सरकार सजग है पूरी तरीके से और अब 21 जून को लेकर के पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन जो गुनहगार हैं और जो दोषी हैं उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पहले की सरकारों ने, जो अब विपक्ष में हैं और सवाल उठा रही हैं, उन्होंने अपने दौर में, अपने शासनकाल में ऐसी कौन सी शिक्षा व्यवस्था या ऐसा कौन सी टूल किट बना ली थी जिसकी वजह से पेपर लीक नहीं हो सकते थे, या आज कोई ऐसे सुझाव हैं? आज जरा उसी पर बात करते हैं। चलिए, मेहमानों का रुख करेंगे। धनंजय गिरी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ निखिल जैन राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रोफेसर डॉक्टर विनीत सिंह एलजेपी के प्रवक्ता हैं, अभिषेक तिवारी जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबसे मैं बात करूंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौट रही हूँ। भारत करता है डिजिटल भुगतान, कहीं भी, कभी भी, कैसे भी। तो निखिल जैन, 2014 से पहले पेपर लीक रोकने के लिए आपकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? एक काम करते हैं ना रीमा जी, 2014 में जाते हैं वापस टाइम मशीन पकड़ के, फिर से मोदी जी को वोट करते हैं और बोलते हैं हर हर क्या मोदी। 2014 गजब से का पहले इंटरव्यू वाला आपने टाइम करे। मशीन रीमा हटा जी, दे क्या? मतलब माफ, रीमा जी माफ करिएगा, गजब का इंटरव्यू करा है आज Hello, के thank शिक्षा you, मंत्री के thank लिए। you, आप thanks a कवर lot. फायर कर रही है कि Thank you. 2011 में साहब ये हो रहा था, क्यों आपसे कोई सवाल पूछ रहा है? हाँ। आपसे थोड़ी सवाल पूछने चाहिए, आपको तो केवल डिप्टी चाणक्य कहना चाहिए। आप बंगाल में जाके बैठते हैं 2 महीना 3 महीना, पीछे से एनटीए का पेपर बन रहा होता है। अच्छा, ऐसी कोई मशीन अभिषेक तिवारी बन रहा होता है। अभिषेक तिवारी, ऐसी कोई गजब का मशीन आई है इंटरव्यू है। जिससे नहीं, 2014 जवाब के तो देने पहले वाला दीजिए। जो टाइम है उसको हम कंट्रोल और डिलीट कर दें, उसके बारे में कभी बात ना हो, कभी चर्चा ना हो? जो भी देश है वो 2014 के बाद, अरे सुन लो ना, 2014 के बाद के बारे में ही बात की जाए। हाँ अभिषेक तिवारी, ऐसा किया जाए क्या? सीबीएसई का पेपर कब लीक होता था? सीबीएसई के पेपर में रुकिए निखिल जैन, मैं फिर टिप्पणियां सुनाने लग जाऊंगी, बेकार में टाइम वेस्ट होगा। अभिषेक तिवारी, रीमा जी गजब है, मैंने आपका इंटरव्यू देखा, मुझे लगता है कि 1950 में चले जाना चाहिए हम सभी को। 2014 क्यों? नेहरू जी जब कार्यकाल में जाना चाहिए। नहीं जाना? मतलब देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है, उनके सपनों को चकनाचूर करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और ये पहली बार नहीं है, 2021 में हुआ, 2024 में, और इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात है 2024 में सीबीआई जांच होता है, 90 दिन के अंदर सीबीआई ने चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाया अभी तक। और कैसे माने कि वही शिक्षा मंत्री हैं, वही सेक्रेटरी है, वही एनटीए है? कैसे माना जाए कि जो अब अगला परीक्षा होगा वो निष्पक्ष होगा, पारदर्शिता के साथ होगा? और भारतीय जनता पार्टी का ये हमेशा की तरह की इनका ये प्रोसीजर है, ये इसी तरीके से करते हैं, सेना के पीछे छुप जाते हैं। अच्छा निखिल जैन, सेना के पीछे कौन छुप रहा है? सेना के पीछे किसी को छुपने की जरूरत नहीं है, पहली बात अभिषेक। और दूसरा ये, निखिल जैन ने जो बात कही, आप भी वही बात कर रहे हो कि नेहरू युग को खत्म कर दो, इंदिरा युग को खत्म कर दो, राजीव गांधी युग को खत्म कर दो, मनमोहन सिंह के युग को खत्म कर दो। लेकिन हम कैसे खत्म कर दे भाई? अगर आप छात्रों के आंसुओं पर राजनीति करोगे तो कोई उसको खत्म नहीं करेगा। अब मैं कोट अनकोट बता देती हूँ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कि IIM जैसी देश की सबसे प्रतिष्ठित
संस्थाओं के पेपर अगर लीक होने लगे तो ये साफ है कि शिक्षा व्यवस्था में माफिया राज घुस चुका है। यह योग्य और मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है, इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये कोर्ट की टिप्पणी आ चुकी थी पहले, निखिल जैन। 2012 है। अब आपको शायद पहले कोर्ट की टिप्पणियां याद नहीं रहती थी धनंजय गिरी, और आपको भी शायद याद नहीं है धनंजय गिरी, आप लोग याद ही नहीं दिलाते हो। एक तो पहले ये तो बता दीजिए दर्शकों को, ये आईएम का पेपर लीक कौन से वर्ष में हुआ? धनंजय गिरी, रीमा जी ये तो बता दीजिए आईएम का पेपर लीक कौन से वर्ष में हुआ? 2003 से 4 तक। रीमा जी 3 से 4 किसकी सरकार थी? 2000 किसकी, एक सेकंड, किसकी सरकार थी? धनंजय जी चलिए, अब अटल बिहारी वाजपेयी का भी जवाब दीजिए। अरे बताइए धनंजय गिरी। 2003 में पेपर लीक होता है, सवाल कांग्रेस से पूछे जाते हैं। 2003 से 4 और उसके बाद की लगातार रीमा जी। घटनाएं जो हैं उन पेपर लीक के बारे में मैं बात कर रही हूँ। बताइए ना, 4 से 14 के बीच में सेंटर अच्छा, के द्वारा रेलवे कराने भर्ती वाले बोर्ड पेपर घोटाला कब बताइए। हुआ था? रेलवे भर्ती तो बोर्ड घोटाला 2003 का जवाब रेलवे भर्ती बोर्ड, अटल जी की सरकार रेलवे का भर्ती 2003 का। अरे भाई सुन लो ना, बताइए ना, अच्छा कब आपने हुआ था नया रेलवे स्टाइल भर्ती सीखा है? बोर्ड? पहले आप ऐसे नहीं करते थे निखिल जैन, कि नहीं, किसी आप और को बताइए बोलने ही ना ना, दे। अब आप बातें ही लेकिन अब गजब आपका करने लग रहे नया हैं। स्टाइल शुरू हो गया है कि अब आप नॉन स्टॉप बोलते हो हर किसी के बीच में, ये तरीका ठीक नहीं है। आप धनंजय गिरी 2003 के लिए कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। धनंजय गिरी धनंजय गिरी धनंजय गिरी धनंजय गिरी जवाब रीमा जी। दीजिएगा अटल जी का, धनंजय भाई। रीमा जी अच्छी एंकर है और एंकरिंग करने का शौक है तो किसी चैनल पे एंकर बन जाइए। और आप तब से अकेले बोले जा रहे हैं, मोनोलॉग चल रहा है आपका। वो कितनी बार मेरा नाम, मैं आपके बीच में कुछ नहीं बोला। आप अपने बोल रहे हैं, अपने पानी पी रहे हैं, अपने बोल रहे हैं, पानी पानी हो रहे हैं, पानी पिए जा रहे हैं, अपने ही बोल रहे हैं, अपने ही पानी पानी तो आपने देश का शिक्षा व्यवस्था का कर दिया। अब जवाब दे दीजिए। रीमा जी सबसे बड़ी बात, कुछ लोग अभी कह रहे थे कि इतिहास में नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे इतिहास में? संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ियां अपना इतिहास नहीं जानती है वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पाती। ये अलग बात है कि कुछ लोगों के इतिहास में बहुत दागदार हैं, इसलिए पीछे जाने से बहुत परेशान है। उन लोगों को पीछे जाने से परेशान है कि आज दूसरे को भविष्य की चिंता कर रहे हैं। कल अपने बच्चों के माथे पे हाथ रख के झूठी कस्में खाई थी, तो जो अपने बच्चे के झूठी कस्में खाए वो दूसरे के बच्चे रीमा जी इनसे प्रश्नों का जवाब देश के बच्चों का इनसे प्रश्नों का जवाब दीजिए। राष्ट्रद्रोह है, ये केवल और केवल अगर हम बरगलाने पेपर कार्य कॉपी जमा करेंगे, झूठ करने- बोलने कार्य करेंगे। आप एक थोड़ा बात सा सच बताइए कि बताया, धर्मेंद्र प्रधान को कितना इस्तीफा देना चाहिए कि थोड़ा नहीं सा देना चाहिए? सच बताया। अभी कहा कि एक के साथ पिया एक फ्री था, आधा के साथ पौवा फ्री था, दारू के साथ दारू फ्री थे, वो महल जो नजर आ रही थी, सब बातें अभी हम नहीं करने के। अभी सीरियस टॉक हो रहा है, सीरियस मुद्दे पे बात हो रही है, और थोड़ा सा सच सुनने का मादा रखिए, थोड़ा सा हिम्मत रखिए। बच्चों के पेपरों की बात होती है, बीजेपी को आप दो लोग पौवे बोल याद आ रहे थे जाते कि हैं। पीछे नहीं जा सकते हैं, शिक्षा मंत्री के इंटरव्यू रहा, मैं कितना ध्यान से सुनता रहा आपको। असहमतियों का सम्मानित तो लोकतंत्र है, थोड़ी सा असहमत होने का प्रयास करिए, थोड़ी सी असहमति सुनने का प्रयास करिए। और आप कह रहे थे तो मैं पूरी लिस्ट आपको सुना देता हूं, ये पूरी चिट्ठा है कि यूपीए गवर्नमेंट में कब कब पेपर रिलीज हुए, कब कब लीक हुए। सीबीएसई परीक्षा 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक 2006, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। सीबीएसई 12 अकाउंटेंसी पेपर। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग IEEE पेपर लीक 2007, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। पीएमटी टेस्ट 2008, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। 2012 एम्स एग्जामिनेशन लीक, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। सुनते जाइएगा। अभी तो उन्होंने 2003 में बताया एम्स एग्जामिनेशन 2010-12 पेपर लीक, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। ये लगातार चलता रहा 2014 तक। महाराष्ट्र HSC एग्जाम पेपर लीक, पृथ्वीराज चौहान, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री। कर्नाटका पीयूसी एग्जाम पेपर लीक, उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर लीक, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। हरियाणा बोर्ड एग्जाम पेपर लीक 2011, कितने यूजीसी नीट लीक होते हैं 5 साल में? 4 राजस्थान पेपर RPSC पेपर लीक 2013, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री। और जो अभी नई नवेली पिछले 5 साल में कितने पेपर लीक हुए हैं? निखिल जैन ग्राफिक्स देख लो, ग्राफिक्स चल रहे हैं भाई, ग्राफिक्स चल रहे हैं, साइड में पढ़ लो, उसके बाद पंजाब क्या में करें? पढ़ लो साल के साथ में कौन कौन सा पेपर लीक हुआ है वो सब आ रहा है उसमें। लेकिन प्रोफेसर विनीत सिंह, तब की सरकार ने क्या सीबीएसई अच्छा ये निखिल जैन जिसने भी आपको ये सलाह दी है आपका स्टाइल चेंज करने के लिए, जिसने भी आपको सलाह दिया बहुत खराब सलाह है निखिल जी, ये बहुत ही मैनर्स नहीं है, ये इसको मैनर्स नहीं कहते हैं डिबेट में। अच्छी सलाह किसी के बीच में बोलना मैनर्स में नहीं आता है। बोल तो लिया धनंजय जी ने, नहीं पूरी बोलते लंबी हैं फहरिस्त पढ़ दी ये मैनर्स का हिस्सा नहीं है। मोदी जी की विफलताओं पे तो कुछ कह नहीं पा रहे वो। पिछली सरकारों में क्या हुआ? 12 अच्छा फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा, ये नॉन स्टॉप अगर कोई बोलते रहेंगे तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा, सॉरी। तो भाजपा के हम क्या कह रहे कि राहुल गांधी बेचारे बहुआ हारते जा रहे हैं, आप उनको झुंझुना लेकर के उनके पीछे घूमते जा रहे हैं।
हम कहां कह रहे हैं कि 5 पीढ़ियों से आप एक पार्टी के पावपोच बने हुए हैं, आप एक पार्टी को सहलाए जा रहे हैं, एक परिवार के गुलाम बने हुए हैं। ये किसी भी लोकतंत्र का, किसी लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं है। निखिल जैन, आपकी आवाज नहीं जा रही है और मुझे म्यूट करना पड़ेगा जो किसी के बीच में बोलेगा। सॉरी। प्रोफेसर विनीत सिंह, कितने समय से आप पढ़ा रहे हैं छात्रों को? रीमा जी 12 से 14 साल हो गए। 14 साल हो गए ना, तो आपने देखा ये पेपर लीक पहले होते थे या नहीं होते थे? आपके छात्र क्या बताते हैं? रीमा जी, यहाँ पे जो विपक्ष के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, ठीक है, जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। अभी हाल फिलहाल की चीजों पे बात करते हैं ना। अभी जरा बताइए कि 2014 से पहले किस सरकार के अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो इस चीज की जिम्मेदारी ले। दूसरी बात, क्या उन सरकारों ने कोई कदम, कोई एक्ट बनाया? कोई 2024 में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट कौन लेके आता है? आज धर्मेंद्र प्रधान सबके सामने कहते हैं कि गलती हमारी है एंड वी एक्सेप्ट दैट, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चों के पीड़ा में हम उनके साथ खड़े नहीं। यहां तो आलम यह था, अभी तो राजस्थान हरियाणा की तो बात अभी कर ही रहे थे धनंजय भाई, एक बार IITG, जिसके बारे में हम लोग NTA कहते हैं ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, 3 एग्जाम कंडक्ट कराती है रीमा जी। एक तो नीट कराती है, UGC नेट कराती है, और जो IIT का जो पहला जो एग्जाम होता है जिसको कि हम लोग मेंस कहते हैं, उसको वो कराती है। बाद में अपना पर्टिकुलर जो IITs है वो कराती है। बस एक बार लीक हुआ था 1997 में, जबकि NTA नहीं था, उसके बाद कभी नहीं हुआ। तो ठीक है, यहां पे स्टेक्स ज्यादा हैं, थोड़े से लूप होल्स हैं, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट किया। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी छोड़िए, जो सबसे जो एपेक्स बॉडी है, जो PMO से लेके प्रधानमंत्री जी हैं, सब कोई इस पे नजर रखे हुए और नजर बना के काम कर रहे हैं। आज हम एयरफोर्स की मदद लेने की बात कर रहे हैं फॉर टाइम बीइंग, तब तक कि जब तक कि हम इस चीजों को ठीक ना कर ले। अब बताइए, बच्चों के साथ हम बात कर रहे हैं, NTA ने नया ऐप लॉन्च किया है साथी, जो कि बच्चों को काउंसलिंग कर रही है, उनको फिर से रीटेस्ट, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करवा रही है। ऐसा कोई भी बता दे UPA के समय में या किसी भी समय में, आप इनके सरकार को ले लीजिए, तेलंगाना, कर्नाटका और जो भी 4 जगह सरकारें हैं, क्या उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया है? नहीं। मुद्दा क्या है रीमा जी ना, आप नुक्ताचीनी जरूर कीजिए एंड वी आर ओके टू आंसर दैट क्वेश्चन, लेकिन सर उसका सॉल्यूशन भी तो बताइए ना। आप एक सार्थक विपक्षी भूमिका में रहना चाहते? नहीं 30 सेकंड रीमा, 30 सेकंड। अभी आपके प्रवक्ता भाई कह रहे थे, संजीव मुखिया के साथ बात हो रही थी कि भैया उनको CBI ने 90 दिन में चार्जशीट नहीं दाखिल किया था। आज संजीव मुखिया कहां पे? हम धनंजय भाई दोनों बिहार के हैं, कहां पे संजीव मुखिया? अभी भी 3 केस में बेऊर में बंद है। तो ये कह के अपना पल्ला मत झाड़ लीजिए। अगर आपके पास सॉल्यूशन है, देन सिट डाउन अक्रॉस द टेबल एंड देन विल टॉक। अभिषेक, रीमा जी देखिए, पंजाब मॉडल बता दो आप पेपर लीक से जूझने के लिए, और पंजाब में छात्रों को मदद दिलवाने के लिए क्या मॉडल चल रहा है, क्या सजेशन था? मैं रीमा जी बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि इतना महत्वपूर्ण टॉपिक पे आप चर्चा कर रही हैं, और इसमें मुझे बहुत चीखा चिल्ले नहीं करना है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य से मामला है। मुझे इस पे ना तो राजनीति करना है, बच्चों का भविष्य ठीक हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल ये है कि मैं बड़े ही विनम्रता पूर्वक धनंजय गिरी जी से पूछना चाहता हूं कि आज तक आपने किस बंदे पे, किस व्यक्ति पे कार्रवाई किया? सवाल ये तो यही हो गया कि धूल चेहरे पे थी और आप आईना साफ करते रहे। क्वेश्चन ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्या NTA के चेयरमैन को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए? क्या सेक्रेटरी को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए? आप आर्मी लेकर के आ रहे हैं, आर्मी उसमें परीक्षा करवाएगी, बड़ी अच्छी बात है। आज पूरे देश में क्या हो रहा है? रक्षा मंत्री जी शिक्षा मंत्री काम करें, शिक्षा मंत्री जी गृह मंत्री जी काम करें, गृह मंत्री जी विदेश मंत्री काम करें, और प्रधानमंत्री जी विदेश जाकर के मेलोडी चॉकलेट खा रहे हैं। आज एक दूसरे पे केवल और केवल जिम्मेदारियां टालने का प्रयास हो रहा है। कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी व्यक्ति। और पास्ट में क्या हुआ? अगर पास्ट में इतना अच्छा होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं बनती, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बनते। पास्ट में क्या हुआ वो एक बात है। जितना धनंजय गिरी जी की उम्र है उससे ज्यादा पिछले 10 सालों में उससे के डबल पेपर लीक हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के राज में। क्या जितनी धनंजय गिरी जी की एज है उससे डबल पेपर लीक हो चुका है। कितने हुए? लगभग 95 पेपर लीक हो चुका है। लिस्ट लेके आए हो क्या? मैं लिस्ट भेज देता हूँ। कौन सा भेजो मत, बताओ ना 95 बताओ। पढ़िए ना भाई।
अरे मैं बता देता हूँ, मैं बता अभी देता हूँ, सुनाइए। मैं बता भारत मैं की शुरुआत करता हूँ, राजनीति मुझे में जवाब तो देने दो। अरविंद केजरीवाल से बड़ा जवाब नहीं झूठा दोगे, भारत जवाब नहीं दोगे नहीं, आप। दुनिया की धनंजय जी, राजनीति में, जवाब इस दे दो। धरती पर, इस पूरे अरविंद इस गोले केजरीवाल पर, ने इस दिल्ली ग्लोब के अंदर पर जो किया, पंजाब अरविंद के अंदर जो केजरीवाल किया, से वो हम बड़ा जानते झूठा हैं। भारत पंजाब नहीं, की जनता दुनिया ने की आज राजनीति में अरविंद पैदा ये नहीं हुआ। 95 की और लिस्ट लिखित कहाँ है? माफीनामा, किसके पास है लिखित 95 की माफीनामा लिस्ट? जितना अरविंद मैं बता केजरीवाल ने देता हूँ, मांगा मेरे है, पास लिस्ट रीमा है। जी, मेरे लिखित पास लिस्ट है। माफीनामा भेजो, जितना अरविंद भेजो, केजरीवाल ने दिखाओ मांगा टीवी पर। है, अभी उतना लिखित का माफीनामा इस धरती पर किसी ने नहीं मांगा। 2024 में लीक हुआ, आप 2026 देखिए, में ये लीक हुआ, पंजाब में ग्रुप बी अफसर, मध्य नायब प्रदेश में लीक हुआ, नायब बिहार में पुलिस में तहसीलदार, लीक हुआ, ट्रेजरी सीनियर रांची लीक, में लीक हुआ, 2000 उत्तराखंड में DSSP लीक प्राइमरी हुआ, टीचर रिक्रूटमेंट गुजरात में लीक हुआ। ये तो ये तमाम भाजपा केवल एग्जामिनेशन पेपर लीक पर इनके कार्य दो कर रही जगह है। सरकारें, ये पेपर लीक दोनों की जगह सरकार लीकेज चल रही होता है रहा। बाजी। ठीक है, और जवाब जिस सुन लो, पार्टी का जवाब सुन लो, आप मुख्यमंत्री, जवाब सुन लो। जिस पार्टी का सरबराह, देखिए ये उस देखिए, पार्टी के ये नेता है मुद्दे जो पे कह रहे जवाब थे दे कौन दे। क्या कर रहा मैं है। मुद्दा चाहता आपका हूं। आप मुद्दा मुद्दे चाहता की हूं। बात मुझे कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, मेरा सवाल कुछ और था। एक मिनट, मेरा सवाल, एक सेकंड, निखिल रुको। मेरा सवाल ये था कि क्या आपकी तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था या सजेशन सरकार के लिए है? क्या आपके पास कोई ऐसा मॉडल है जो आप सरकार को बता सके? आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होगा ना, छात्रों का कोई भला नहीं हो रहा इससे। मैं बता देता हूँ, मॉडल इन्होंने दिल्ली को दिया, मैं जवाब दे देता हूँ। शिक्षा मंत्री शराब बेचता था और शिक्षा मंत्री जेल गया, किस लिए? शराब बेचने के चक्कर में जेल गया। अब इससे बढ़िया मॉडल, शिक्षा मंत्री शराब बेचने के चक्कर में जेल गया और मुख्यमंत्री किसी केस में। अच्छा अभिषेक, अब आप भी यही कर रहे हो, उनकी बारे में बोले जा रहे हो। रुको ना एक रीमा मिनट जी, मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। मैं हाथ जोड़ के निवेदन सबके करता बारे हूँ। में बोलने का मैं इनको सबके बारे में बोलूं, मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। ये धर्मेंद्र प्रधान जी को अभी इस्तीफा लें, ये एनटीए के चेयरमैन को तुरंत हटाएं और सारी ये सॉल्यूशन है आपके पास? ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, इस्तीफा लेना। इससे छात्रों का क्या भला होगा? इससे छात्रों का क्या भला होगा? आपकी राजनीति का भला हो सकता है, लेकिन छात्रों का क्या भला होगा इस्तीफे से? मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। बताओ ना, इस्तीफे से क्या भला होगा भाई? राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। नहीं, इस्तीफे से किसका भला होने वाला है? अरविंद केजरीवाल के ऊपर तो, अरे भाई, अरविंद केजरीवाल तो जेल चलेगा तब भी इस्तीफा नहीं दिया था। अभिषेक, आप तो मत बोलो ऐसी बातें। अभिषेक, अरविंद केजरीवाल जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देते हैं, मुख्यमंत्री बने रहते हैं। क्लीन चिट मिल गया, मुख्यमंत्री बने रहते हैं भाई। कैसी बात हो रही है ये? क्लीन चिट दिया, वो कुर्सी से चिपके रहते हैं, वो नहीं देते हैं इस्तीफा। धनंजय गिरी, जल्दी से बोलिए। ओके, देखिए अभी कह रहे थे कौन सा मंत्री कौन सा काम कर रहा है, ये बता रहे थे। भाई शिक्षा मंत्री शराब बेचने का काम करे, नहीं, ऐसा उनके तो पास भारत शराब में वो भी दुनिया था, के इतिहास में नहीं डिपार्टमेंट हुआ था उनके पास। और दूसरी बात, हाँ, ये शिक्षा मंत्री शराब बेचता था। नहीं, अजब उनके रिवाज पास डिपार्टमेंट इनका। था भाई, उनके पास शिक्षा था की आड़ डिपार्टमेंट। और धंधा शराब का। भाई शराब बेचने के चक्कर में शिक्षा मंत्री जेल गया, ऐसी पार्टी की महानता का क्या कहना। दूसरा, इनका मुख्यमंत्री ऐसा था जिसके पास कोई विभाग नहीं था और वो भी जेल गया। और भारत नहीं, शायद दुनिया के लोकतंत्र में पहला व्यक्ति होगा जो जेल में रहकर के, इतनी बेशर्म व्यक्ति जो कभी कहा करता था कि भाई किसी पर आरोप लगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसे बेशर्म ने जेल में जाकर इस्तीफा नहीं दिया और कोर्ट को कहना पड़ा कि हे बेशर्म, कुर्सी छोड़ो, तुम किसी कुर्सी को, किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते हो। हाँ। तो मजबूरी में जाकर के, और उससे भी नहीं हुआ तो प्रदेश की जनता ने कहा कि बाप के पाप, बाप रे बाप। अच्छा ठीक इस है, पाप ठीक से है, मुक्ति ठीक है, पाने टॉपिक के लिए दिल्ली हाँ, की हाँ, जनता ने ओके। इस पाप से मुक्ति पाई है। छात्रों की भलाई के लिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना निखिल जैन, रीमा जी आप देखिए, बता दो रीमा जी- ऑप्शन, आपका मॉडल रीमा क्या जी है? देखिए, एक सेकंड, रीमा जी देखिए, धनंजय जी एक सेकंड, मॉडल क्या है आपके पास, ऑप्शन क्या है रीमा जी, बताइए निखिल जी। सबसे पहले तो जो ये प्रोफेसर मित्र बैठे हैं उन्होंने कहा कि सबसे पहले केवल भारत सरकार ऐसा कानून लाई पेपर लीक के खिलाफ। इन्हें मैं बता दूं कि 2023 से पहले राजस्थान में ऐसा कानून आ चुका था, क्योंकि राजस्थान में भी एक पेपर लीक की समस्या थी और सरकार ने कदम उठाए थे उसे एड्रेस करने के। रही बात ये कंपेयर करने की 2004 से 14 में क्या हुआ और 14 से 26 में क्या हो रहा है, कि ठीक है 4 से 14 में कुछ गलत हुआ होगा, कुछ पेपर लीक हुए होंगे, आपने भी जिक्र करा है, मैं भी यहाँ पर 70 पेपर लीक जो 2017 से 24 में हुए हैं उसकी फहरिस्त पढ़ लेता हूँ। इंडिया टुडे का आर्टिकल है 20 जून 2024 का, आपको मैं लिंक भेज दूंगा। बट हम अगर पास्ट में जाके पिछले शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्रियों से सवाल पूछते रहेंगे तो इस सरकार की अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी कौन तय करेगा? आप आज पूछ रही हैं कि शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन क्यों होना चाहिए, बच्चों का इससे फायदा क्या होता है? लोकतंत्र में ऐसे ही आप अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं। जब यूपीए सरकार में कोई गड़बड़ होती थी तो रेजिग्नेशन होते थे, जब अटल सरकार में कोई गड़बड़ होती थी तो रेजिग्नेशन होते थे। सुशील शिंदे का रेजिग्नेशन बहुत फेमसली मैं आपको याद दिला देता हूँ, 2008 के टेरर अटैक के बाद हुआ था।
अब आप उसके अच्छा। बाद नहीं अब आप 2008 के टेरर अटैक में जाएंगी, फिर मुझे कहना पड़ेगा कि मैं नहीं जा रही। मुझे तो नहीं, 2008 ठीक के टेरर अटैक में एक और चीज याद आती है, जब आपने नाम ही ले अब लिया आपको सुशील सिंह 2008 शिंदे का, ही याद आ जाएगा, कि वो आपको- कितनी बार आपको कपड़े पुलवामा बदलते में थे याद और नहीं उस आएगा। वक्त भी वो कपड़े आपको बदलने के मूड में थे कि पुलवामा पहले नहीं मैं याद कपड़े आएगा, बदल लूं, आपको उसके बाद मैं पहलगाम जाऊंगा नहीं याद देखने के आएगा, लिए। आपको ये नहीं वो याद सब आएगा याद कि है। जब पुलवामा का टेरर अटैक हो रहा था, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रधानमंत्री को फोन मिला रहे थे, तो 2 घंटे तक प्रधानमंत्री फोन नहीं उठा रहे थे, क्योंकि वो बेयर ग्रिल्स के साथ टीवी प्रोग्राम की ये शूटिंग कर रहे जानकारी थे तो हमारे आपकी महामानव एक्सक्लूसिव एक्टर। होगी भाई, मेरे पास जानकारी नहीं है। सत्यपाल मलिक ने ये जानकारी मेरे पास है ही नहीं, जो जानकारी मेरे पास नहीं है मैं उस पर टिप्पणी क्यों करूं? सारी नहीं डीडी के ये निखिल जैन की एक्सक्लूसिव जानकारी है जहाँ पे शायद, प्रधानमंत्री पीएमओ के से मिली खिलाफ थी। कुछ हो। मैडम, लेफ्टिनेंट गवर्नर सत्यपाल मलिक, माफ कीजिएगा, गवर्नर सत्यपाल मलिक का ऑन रिकॉर्ड पॉलिटिकली मोटिवेटेड, अब आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो बयान आए थे ना, मैं उस पर चर्चा नहीं करती। नहीं मैडम, और हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं? धनंजय गिरी के नहीं, धनंजय गिरी के बयान क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है? धर्मेंद्र प्रधान के बयान क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है? जब तक मोदी जी के लिए डंका बजाया जाए तो बयान किसके इस्तीफे हुए वो भी नहीं बता पाया। जो मर्जी कोई बयान दे दे तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सत्यपाल मलिक तो विपक्ष में थे भी नहीं, उन्हें तो मोदी जी ने ही गवर्नर बनाया था। 26/11 का अटैक हो रहा था, और 26/11 में आप छोड़ दीजिए ना सर, आज की पेपर लीक की बात करिए। 7 बार कपड़ा बदलने का नतीजा ये हुआ कि 7 बारी बदलिए, 70 बारी बदलिए, आप पेपर अच्छा ठीक है आप ओके। पेपर लीक की बात करिए। जिस संस्थान के अंदर आप- 2019 में हाँ, तेलंगाना में हाँ, पेपर लीक बीच में हुआ, नहीं, बीच में। आपने उसी को सीबीएसई ओएसएम का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया? 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ तो आपने क्या सिस्टम में इंटरव्यू चेंज आया शायद कि निखिल 2026 जैन में ने ना मेरा हो? इंटरव्यू अभी जिस धर्मेंद्र प्रधान के NTA साथ नहीं चेयरमैन सुना, के अगर अंदर सुन AI लिया होता समिट तो में फजीहत आप हुई, धनंजय गिरी से चाइनीज ये सब रोबोट सवाल नहीं को कर रहे होते। इंडियन म्यूट करो इसको। धनंजय गिरी से शायद अगर मेरा एक सेकंड, अगर मेरा इंटरव्यू सुन लिया होता तो शायद धनंजय गिरी से आप ये सवाल नहीं करते निखिल जैन, क्योंकि इंटरव्यू में धर्मेंद्र प्रधान ने साफ बता दिया कि जिस कंपनी की बात हो रही है उसको कर्नाटक और तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने भी टेंडर दिया हुआ है और उससे काम करवाया जा रहा है। लेकिन प्रोफेसर विनीत सिंह, अब आपके ऊपर सवाल उन्होंने खड़ा किया कि भाई ये सारे जो कानून की बात है, तमाम चीजें, ये तो मध्य प्रदेश और कहा राजस्थान की सरकारें पहले ही बना चुकी थी, तो बहुत नई बात नहीं है इसमें। अगर आप नेशनल लेवल पे बात करेंगे तो मैंने 2024 की बात कही थी, और अभी यहां पे बैठ के ऐसे ना बिल्कुल कहते हैं ना, इसको हॉगवॉश नहीं करना चाहिए। सुशील शिंदे ने मात्र 3 बार रिजाइन किया है एंड 2008 कभी नहीं है उसमें। तो निखिल भाई जो आप बोल रहे हैं, प्लीज ऐसे बरगलाया मत कीजिए, ठीक है ना, डोंट बीट अराउंड द बुश। दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि एनटीए के बारे में आपको इश्यूज है, एनटीए के कौन है भैया? सीएमडी प्रदीप जोशी। जब प्रदीप जोशी जी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कमीशन के जो चेयरमैन थे, तो उस समय विपक्ष में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। क्या एक बार भी आपने अपोज किया था? जब ये आते हैं यूपीएससी के चेयरमैन बनते हैं, तब भी आपने कभी अपोज नहीं किया था उसका। तो आप जो कहते हैं ना कि यू आर ट्राइंग टू थ्रो द वाटर विद द बेबी आउटसाइड द विंडो, अगर आपको रिजाइन करने से अगर ये सॉल्यूशन निकल जाता है, नहीं सुनिए ना मेरे भाई, अगर आप रिजाइन करने से अगर सारे एक्सप्रेशंस गलत यूज कर रहे हैं, बच्चे क्या सीख लेंगे? प्रोफेसर साहब आके टीवी पे गलत एक्सप्रेशन यूज कर, कोई बात नहीं, आपने इतना सीख लिया है कि खैर। मैं आपको इतना बता देता हूँ, 26/11 के बाद शिवराज पाटिल ने रिजाइन करा था, मेरी गलती रही, मैंने सुशील शिंदे मैं वही सोच रही थी कि ये कपड़े बदलने वाला एंगल, हाँ मतलब सीरियसली तो आप बता देती गलत खबर देते हो यार निखिल जैन, यही तो बात होती है ना। इस सरकार में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इस सरकार सीना ठोक के कहती है कि जितने भी रेल हादसे हो जाएं, जितने विमान हादसे हो जाएं, जितने पेपर लीक हो जाएं, जितने आतंकवादी हमले हो जाएं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगा, कोई डिजाइन नहीं करेगा, क्योंकि सब चंगासी जिसने आज अच्छा निखिल जैन, आपने एक पॉइंट उठाया, उसका जवाब चल रहा था अभी, फिर आप बीच में बोल रहे हो, अब जवाब तो सुन लो ना 1 मिनट। चलिए निखिल भाई, डोंट बी अ हेकलर, डोंट ओवरराइड मी। मेरी बात सुनिए ना पहले आप। अब ये क्या कह रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी की बात आ रही थी। भैया अकाउंटेबिलिटी तो जनता तय करती है ना, जनता ने तो कई चुनाव में तय करके दिखा दिया। तो आप हम पे छोड़ दिए ना, हम जनता से निपट लेंगे, जनता क्या चाहती है उसके अनुसार से बात करेंगे। और रीमा जी बस थोड़ा सा जवाब दो, जो कि आपके प्रतिनिधि बात कर रहे थे। भाई इसी आपके एजुकेशन मॉडल के बारे में हाईकोर्ट दिल्ली के सिटिंग चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह ने कहा था कि दैट इज कंप्लीटली अ बुलशिट। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड। 500 दिल्ली हाईकोर्ट के कोई चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह नहीं थे। अभिषेक तिवारी जवाब दीजिए। अभिषेक तिवारी, अभिषेक तिवारी, ये निखिल जैन को म्यूट पर डालिए भैया, हर किसी के बीच में बोल रहे हैं, इनको म्यूट पर रखिए।
निखिल फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा अगर हर किसी के बीच में कूदोगे यार। आपके पास डेटा नहीं है, अगर फैक्ट्स नहीं है तो अभिषेक प्लीज तिवारी। सर्च इट। रीमा जी नहीं रीमा जी खत्म करने दीजिए हमको ना प्लीज। रीमा जी 10 सेकंड, रीमा जी 10 सेकंड बोलिए, जल्दी खत्म करो। 500 स्कूल बनाने की बात हुई थी, मात्र 67 स्कूल बनाया। स्कॉलरशिप देने की बात थी, कितना स्कॉलरशिप दिया? एक स्मार्ट स्कूल नहीं क्लासरूम बनाया गया। तो प्लीज आप तो मत बोलिए कि आप अपने एजुकेशन मिनिस्टर को चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह पर बना दिया जाए। ये सब काम मत कीजिए, जो हमें है उसको करने दीजिए, एंड वी विल डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अभिषेक तिवारी। रीमा जी, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि जनता तय करेगी। माफ कीजिएगा, आज भी हिंदुस्तान की लगभग 62% जनता नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट खड़ी है। कौन है ये जनता? चुनाव जीतना, कहाँ पे है ये जनता? भारत की जनता रीमा जी। कैसे पता? अरे मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। नहीं, ये पता कैसे लगा कि अगेंस्ट खड़ी है? मैं बता रहा हूँ ना, हाँ। उनके अगेंस्ट में वोट किया है, आपको नहीं पता है? अच्छा, आपने फिर से कोई वो करवाया है क्या सर्वे करवाया है? रीमा जी डेटा चेक करिए ना। कौन सा डेटा? आज भी 62% जनता मोदी जी के अगेंस्ट में खड़ी है। कौन सा डेटा? तो ये यहाँ पर आकर ज्ञान ना दिया जाए, जनता तय करेगी। ये आप जिम्मेदारी तय करिए। और आधे घंटे से ज्यादा डिबेट खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता अभी तक नहीं बता पाया कि आगे इनका क्या कार्य योजना है और कैसे तय करेंगे कि अगला जो एग्जाम होगा वो पारदर्शिता के साथ होगा, वो निष्पक्षता के साथ होगा, उसमें पेपर लीक नहीं होगा। एक बता दे, एक स्टेटमेंट बताए जो भारतीय जनता पार्टी। मैंने तो आपसे ही पूछा कि आपके पास जो सजेशन है दे दीजिए, लेकिन आपके पास भी तो कोई सजेशन नहीं है। जब तक एजुकेशन मिनिस्टर का काम हेल्थ मिनिस्टर करेगा, हेल्थ मिनिस्टर काम रक्षा मंत्री करेगा, रक्षा मंत्री काम होम मिनिस्टर करेगा, और जब तक की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, इसी तरीके से पेपर लीक होगा, इसी तरीके से भविष्य को गत में डालने का काम। ये फोन पर क्या दिखा रहे हैं आप? रीमा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? 10 सेकंड प्लीज मुझे दीजिए। ये फोन पर क्या दिखा रहे थे? मैं वही कह रहा हूं रीमा जी, और प्लीज निखिल जैन को थोड़ा सा फ्रेम में लाइए। जरा उनको बताइए कि अगर आपको नहीं मालूम है तो इग्नोरेंस इज ब्लिस नहीं होता है। प्लीज चेक, फोन है ना? ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन सिंह भी नहीं थे। अरे चुप रहो ना यार, है उनका नाम, भाई साहब मनमोहन सिंह नहीं है। अरे मनमोहन सिंह नहीं था उनका नाम, जस्टिस पूरा नाम मनमोहन सिंह नहीं है मेरे भाई, काली मनमोहन है। ही ओनली यूजेस मनमोहन। आई एम अ लॉयर। जस्टिस मनमोहन सिंह वेलकम टू दिल्ली हाई कोर्ट। कहां से पढ़ रहे हैं आप? दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे देखिए, हिज नेम वाज मनमोहन। अरे भैया ये दिल्ली हाई कोर्ट ही है, दिल्ली हाई कोर्ट का ये मनमोहन सिंह एक दूसरे जज थे, चीफ जस्टिस मनमोहन अलग है। कभी कहते हैं विख्यात ज्ञानी कि आप पढ़ के आया करिए। आप प्रोफेसर साहब बन के बच्चों को भी टोपी बना रहे हैं, जनता को भी टोपी बना रहे हैं। रीमा जी आई टेल यू व्हाट, कम से कम मनमोहन सिंह इज अ डिफरेंट जज। सी ये लीजिए, आपको दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट दिखा दूं घुमा के। अरे यार हम आपको दिखा रहे हैं, प्लीज देखो ना यार। तुम्हारा तो दिख नहीं रहा, मेरा वाला दिख जाएगा। आपने पता नहीं कौन सा अपना फोन का सेटिंग कर रखा है। द नेम ऑफ द जज इज जस्टिस मनमोहन, नॉट जस्टिस मनमोहन सिंह, बट दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट माय फ्रेंड। आप इस पे जवाब दीजिए कि अकाउंटेबिलिटी सरकार में क्यों नहीं है? नाम पर चर्चा हो रही है या काम पर चर्चा हो रही है? किस पर चर्चा हो रही है? काम पे ही करना चाहता हूँ मैं, तो काम पे करना चाहता हूँ। नाम पर चर्चा चल रही है क्या? नाम क्या है क्या नहीं है? काम पर चर्चा कर लेते हैं ना थोड़ा सा। मैं तो काम पे ही चर्चा टाइम वेस्ट होता है इससे कि किसी को सिर्फ इसलिए फंसाना कि नाम क्या था नहीं था। काम पर बात कर लो थोड़ा सा। मैं आपके दर्शकों को बस इतना सही दिखला रहा हूँ कि यही फर्क है विपक्ष में और सत्ता पक्ष में। मेरे से गलती हुई, मैंने माफी मांगी। मैंने कहा कि गलत मेरे मुंह से निकला। सुशील शिंदे पाटिल थे जिन्होंने 26/11 के आगे 26। अरे भाई साहब सुन लीजिए ना, मैंने क्या कहा था कि शिंदे साहब ने 2008 के टेरर अटैक के बाद रिजाइन करा। मुझे किसी ने करेक्ट नहीं करा, मैंने खुद को करेक्ट कर दिया कि हाँ मैंने गलत बोला। शिवराज पाटिल ने 2008 के टेरर अटैक के बाद रिजाइन करा था। आपने कहा कि सुशील शिंदे ने तो 8 में आपने कहा सुशील शिंदे ने 2008 में कभी रिजाइन ही नहीं करा। मेरा पॉइंट ये था कि टेरर अटैक 2008 के बाद होम मिनिस्टर ने रिजाइन करा, शिवराज पाटिल ने करा था। मैंने गलत नाम बोला, मैंने माफी मांगी, और ये भी अकाउंटेबिलिटी होती। आपसे गलती हुई, आप माफी नहीं मांगेंगे, आप उल्टे सीधे मेरे शो में खुद धर्मेंद्र प्रधान ने खेद व्यक्त किया है और ये बोला है कि मैं खेद व्यक्त करता हूँ, गलती मेरी है। इससे ज्यादा और क्या चाह रहे हो आप? उन्होंने गलती मान ली भाई निखिल जैन। कहता हूँ कानून, मैं कहता हूँ देश के ना सारे क्रिमिनल कानून में ये लिख देना चाहिए, मैं मर्डर करूं जाके बोल दूं अरे गलती हो गई, सॉरी माफ करो, ठीक है ना? धनंजय गिरी, चोरी करूं गलती हो गई, धनंजय गिरी को फ्रेम में लाइए जरा। अकाउंटेबिलिटी क्या है? धनंजय गिरी जी, अपने भविष्य बर्बाद कितने इस्तीफे करवाए थे आपने विपक्ष में रहते हुए? कांग्रेस पार्टी से कितने इस्तीफे करवाए थे बताइए?
नहीं रीमा जी, देखिए विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देश के भविष्य से, भावी छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। इसमें लाखों परिवार जुड़े हुए हैं, लाखों युवाओं के सपने हैं, और जो पेपर लीक करना एक संगठित अपराध है और ये चुनौती है सरकार के लिए, सिस्टम के लिए, हम सब के लिए। और इस चुनौती को सामाजिक दायित्व के तौर पर स्वीकार करना है। हम इसे सीधे सीधे राष्ट्रद्रोह मानते हैं। ये जो संगठित अपराधियों का गिरोह है, सीबीआई इसकी कार्रवाई करे, लेकिन वो नाकाफी है। मैं भी ये मानता हूं कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और भारत के भविष्य के जो आने वाली पीढ़ी है उसको लेकर के राजनीति में किसने क्या किया, ये विषय को छोड़ करके, कितनी बार पेपर लीक हुए वो हमारे पास भी डाटा है, वो सब छोड़ करके हमें आने वाले समय में कैसे एग्जाम कराना है, इसकी हाई लेवल कमेटी बनी है, हाई लेवल मीटिंग हुई है। 24 में भी एग्जाम के पेपर लीक हुए थे, मामला कोर्ट में गया था। उस समय राधाकृष्णन कमेटी बनी थी जिसमें इसरो के डायरेक्टर, रणदीप बुलेरिया एम्स के डायरेक्टर, आईआईटी और तमाम प्रशासनिक क्षेत्र के रिटायर्ड लोगों की कमेटी बनी थी। उसने तमाम सुझाव दिए थे, उसमें के मैक्सिमम सुझाव मान लिए गए। कुछ सुझाव उसके प्रैक्टिकल नहीं थे, जो नहीं हो पाए, लेकिन सरकार वचनबद्ध है, कटिबद्ध है, और इसलिए आदरणीय रक्षा मंत्री घर पे मीटिंग हुई है। उसमें ये हुआ है कि पेपर को हाई फ्लाइंग से ले जाया जाए। सारे स्टेट्स गवर्नमेंट को कहा गया है कि भाई आप बच्चों को गर्मी और ठंडा जैसे मौसम रहता है, बारिश, उस हिसाब से अब उनको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाए, उनकी फीस उन्हें लौटाई जाए, कंसोलेशन किया जाए। और हमारा, आपका और चैनल, पैनल और चैनल पे बैठे हुए मैं हर व्यक्ति को ये निवेदन करूंगा कि हमारा दायित्व बनता है कि हम राजनीति, बहुत से मुद्दे आएंगे, राजनीति कर लेंगे, राजनीति करने के लिए पूरा जीवन पड़ा हुआ है, बहुत से मुद्दे आएंगे, रोज मुद्दे हैं, कोई मुद्दों की भरमार है इस देश में, लेकिन जो भारत के भविष्य के साथ हम कोई राजनीति न करें, बल्कि मेरे ख्याल से राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए अभिषेक जी। राजनीति से ऊपर उठ के इस मुद्दे पर तो सबको एक होना चाहिए ना। अभिषेक तिवारी, हाँ ठीक है धनंजय जी, मेरे पास समय कम है, एक मिनट। रीमा जी, ये जो आज की पंचायत ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है हिंदुस्तान के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी आपका शो देखता है। तो एक तो यहाँ पे ज्ञान का पैमाना न तय हो, किसके पास ज्ञान ज्यादा है, किसके पास ज्ञान कम है। यहाँ पे बच्चों के भविष्य का मामला, अगर बच्चों का मुद्दा उठाना, नीट का मुद्दा उठाना राजनीति है, तो आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही, नंबर 1। नंबर 2, बड़े ही विनम्रता पूर्वक मैं धनंजय जी से पूछना चाहता हूं कि आप कैसे हिंदुस्तान के गांव में खड़ा व्यक्ति जो एग्जाम, नीट का एग्जाम दे रहा, कैसे विश्वास दिलाएंगे कि अगर वही एजुकेशन मिनिस्टर है, वही सेक्रेटरी है, वही चेयरमैन है, आप कैसे मानेंगे कि निष्पक्ष एग्जाम होगा और पारदर्शिता के साथ होगा? धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक किया है क्या? रीमा जी, नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इसमें क्या रोल निकल के आया? जिम्मेदारी तय होगी ना। अच्छा, चुनाव कौन है सर पे किसके चेहरा सजता? मोदी जी सजाते नहीं सजाते? 10 सेकंड धनंजय गिरी जी, जल्दी से आप विश्वास दिलाइए, कैसे कराएंगे? ओके, देश की जनता को, देश के युवाओं को, देश के भावी भविष्य को, इस देश के महती युवाओं को हमारे ऊपर भरोसा है, सरकार पर भरोसा है, सिस्टम पर भरोसा है, और वो जानते हैं कि लीकेज करने वाला एक संगठित अपराध है, गिरोह है। इस गिरोह के खिलाफ हम उसके गिरेबान तक पहुंच रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, सीबीआई अरेस्ट कर रही है। निखिल जैन 10 सेकंड जल्दी से। ओके, के लिए सरकार आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना निखिल जैन, आप भी सिर्फ आरोप ही डाल रहे हो। नहीं, तो रीमा जी, विपक्ष का काम सरकार की गलतियां दिखाना, गलतियों पे सवाल उठाना ही होता है। जब आप बोलते हैं ना कि विपक्ष ऑल्टरनेट मॉडल दे, विपक्ष के पास वो सरकार का सिस्टम नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता जहां पर सरकार के पास कंसल्टेंट्स हैं, एडवाइजर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। ऑल्टरनेट मॉडल ढूंढना भी सरकार का ही काम है। विपक्ष का, मैडम, लोकतंत्र में विपक्ष का काम सवाल उठाना ही होता है। 10 सेकंड। रीमा जी, विपक्ष का काम डेमोक्रेटिक सेटअप में सार्थक विपक्ष की भूमिका में रहना होता है। और कांग्रेस के जो सपोर्टर है, भाई कांग्रेस के पास तो इंडिया ही छोड़िए, अमेरिका से लेके कंसल्टेंसी एजेंसीज हैं, चाइना के भी लोग विचार देते रहते हैं, तो उससे कोई बात ना करे। जैसे हमने पहले पापों को ठीक किया है, इस बार भी जो गलतियां हुई हैं उसको ठीक करेंगे, विल सॉर्ट इट आउट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में जुड़े। और ये तो साफ बात है ना कि भाई आखिर कौन है वो लोग गुनहगार जिनको पकड़ा जाना जरूरी और पकड़े जा रहे हैं, और लगातार जांच चल रही है, लेकिन बच्चों के आंसुओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए जरा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में सीमा सुरक्षा संबंधित एक बैठक की है, और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी बैठक की तस्वीरें हैं जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह भुज में सीमा की सुरक्षा से संबंधित लगातार जो अधिकारी हैं, तमाम जो लोग हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और पूरा उसका जायज़ा ले रहे हैं और साथ ही उसका मुआयना भी कर रहे हैं। और उनके साथ आप देख सकते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं, और अधिकारियों के साथ में
सीमा सुरक्षा किस तरह से पुख्ता करनी है, उसमें क्या क्या और हो सकता है, उस सब को लेकर सीमा के पास हरामी नाला क्षेत्र का जो जलियान क्षेत्र है उसका दौरा भी किया उन्होंने। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी दौरे की है, जो कि भुज के पास सीमा सुरक्षा संबंधित ये बैठक एक तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने ली है। और ये तस्वीरें आप उसी बैठक की देख रहे हैं जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है और इसका पूरा जायजा लिया है और साथ ही अधिकारियों के साथ में एक तरीके से ये रिव्यू बैठक है जो कि सीमा सुरक्षा से संबंधित है। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।